हाय एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। अगर आप सुबह क्लास देखेंगे इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये क्लास देख रहे हो। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है कॉस्ट। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत बढ़ गई है। आज मैं पहली बार जैकेट पहन रहा हूँ क्लास के अंदर। होता ये था होता ये मैंने आज तक जैकेट नहीं पहनी क्लास के अंदर, चाहे कितनी भी ठंड हो। क्योंकि क्या होता है ना, जो लाइटें यहाँ पर लगी हुई है पूरे स्टूडियो रूम में, जो लाइटें यहाँ पर लगी हुई है, मैंने आपको शायद दिखाया भी था स्टूडियो रूम। तो जो लाइटें यहाँ पर लगी हो ना, वो बहुत ज़्यादा गर्मी दे देता है। ठंड पता नहीं चलता। तो आज ज़्यादा ठंड है। चलो पहन ही लेते। तो कैसे हो आप लोग? और आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, कॉस्ट शीट। एंड बिल्कुल भी हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आज हमें कॉस्ट शीट के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं एंड कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 2 क्लास के अंदर कॉस्ट शीट खत्म करेंगे। एक आज हम कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर लेते हैं एंड कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज ये स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट की डेफिनेशन पढ़ते हैं एंड कहता है मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है, जो डिज़ाइन की जाती है। कॉस्ट शीट इज एन स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट क्या है दोस्तों? स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है, डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अलोंग विद द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट क्यों, क्या है ये? कॉस्ट शीट बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो हम बना रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड में बनाते हैं। कॉस्ट शीट को हम क्या बना रहे हैं? एक पर्टिकुलर पीरियड में बना रहे हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम एक पर्टिकुलर पीरियड में इसको बनाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड में, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है और कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। किस लिए बना रहे हैं? किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट शीट है उसमें कॉस्ट का ब्रेकअप कर सके। ब्रेकअप, आज मैं ब्रेकअप की पार्टी है, सुबह से एक बोतल। हट जाओ, खड़े होके पढ़ाएंगे आप, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, मजा नहीं आता। तो मैं ये कह रहा था कि ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट को अलग अलग हेड में डालना। दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट को मैंने डायरेक्ट मटेरियल में डाला, डायरेक्ट लेबर में डाल दिया, कुछ फैक्ट्री में डाल दिया खर्चों को, कुछ एक्सपेंस को हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया, कुछ एक्सपेंस को हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया। इज कॉल्ड ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। इज कॉल्ड ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। क्या कह रहा है? मूड बनाकर मम्मी डैडी को सुला के, क्या कुछ भी क्लास चल रही है भाई? क्या क्या मूवी चल रही है क्या यार? डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। इस फास्ट ट्रैक बैच में रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट को बता दूं, इस फास्ट ट्रैक बैच में कुछ बच्चे लाइव देख रहे हैं और वो उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं और टाइम पास करते हैं, यहाँ पर हंसते हैं। तो उनको मैं बता रहा था। चलिए, तो कॉस्ट शीट का बेसिकली क्या है? कॉस्ट शीट हम बनाते हैं। कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बनाई जाती है हर एक अकाउंटिंग पीरियड में, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो, राइट? दूसरा, इसका पर्पस क्या है बनाने का? कॉस्ट कैलकुलेट करना, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना इसका पर्पस है। कॉस्ट आएगी तो प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा, राइट? तो टोटल कॉस्ट निकालना इसका पर्पस है। साथ में खर्चे को कौन से हेड में डालना चाहिए, खर्चा कौन से हेड में आना चाहिए, इसको ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कहा कि ये खर्चा इस हेड में आएगा, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ये भी आपका क्या हो जाता है? ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट के आंसर कंसिडर करते हैं। तो स्टेटमेंट है, हर एक अकाउंटिंग पीरियड में बनाई जाती है। इसका पर्पस टोटल कॉस्ट निकालना और ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट करना है। सर, जो भी डाटा कॉस्ट शीट में डाला जाएगा उसको कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से कलेक्ट किया जाएगा। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वो डाटा लिया जाता है और कॉस्ट अकाउंटिंग में वो डाटा डाला जाता है। विच हैव बीन रिटन इन अ कॉस्ट अकाउंट आइदर डे टू डे और रेगुलर पीरियड। तो यार, आप जो डाटा कॉस्ट शीट में डालोगे वो कहाँ से आएगा? सर, वो डाटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाओगे ना आप, अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हो, वहां पर आपके पास सारा डाटा होगा।
कितने खर्चे करे हैं, कहाँ का खर्चा हुआ है, क्या-क्या कॉस्ट आई है, वहाँ से हम डाटा लेकर कहाँ पर डालेंगे, अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डालेंगे। तो सर कॉस्ट शीट में जो भी डाटा डाला जाता है वो फाइनेंशियल अकाउंट से लिया जाता है, चाहे आप इसको रेगुलर डे टू डे डाल सकते हो। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, सर देखिए अगला पॉइंट कहता है 5वां कि सर कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सारी कॉस्ट इंक्लूड कर लेते हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सारी कॉस्ट डाल लेते हैं। भाई वो सारी कॉस्ट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डालते हो उसमें से कुछ कॉस्ट ही, कुछ खर्चे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में आएंगे। ऐसा नहीं है कि जितने खर्चे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डाले होंगे वो सारे के सारे कॉस्ट में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। तो कह रहा है इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप, जो भी डाटा आप इनकॉर्पोरेट करते हो कॉस्ट शीट के अंदर, वो डिपेंड करता है अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। मतलब वो डिपेंड करता है कि किस कॉस्ट को, किस खर्चे को फाइनेंशियल अकाउंट के किस खर्चे को कॉस्ट शीट में डालना चाहिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के किस खर्चे को कॉस्ट शीट में नहीं डालना चाहिए। तो सर कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो बताया जाता है हमें, पहले हमें लिस्ट दे रखी है कि ये वाले खर्चे हम कॉस्ट शीट में नहीं डाल सकते, ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्ट से उसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने शेयर इशू करे, डिबेंचर इशू करे और उसको इशू करते टाइम आपने डिस्काउंट पे इशू कर दिए। एग्जाम्पल, जैसे कि 100 रुपए का डिबेंचर था, आपने उसको 90 रुपए का इशू कर दिया, अब 10 रुपए का लॉस हो गया। तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है सर। क्या कॉस्ट का पार्ट वही होगा जो खर्चा आप कस्टमर से चार्ज करोगे प्रोडक्ट को बेचकर, राइट। अब आप अगर आप अपने शेयर लॉस पे या अपने डिबेंचर लॉस पे इशू करते हो तो क्या वो लॉस भी कस्टमर से रिकवर करोगे प्रोडक्ट को बेचकर? नहीं सर, इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप उसको कॉस्ट पर सेल कर रहे हो, ओ सॉरी लॉस पर इशू कर रहे हो शेयर को या डिबेंचर को, राइट। तो सर अगर कोई ऐसे ये खर्चा बताओ, मुझे बताओ, अगर मैं लिख दूं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अगर आप डिबेंचर इशू करते टाइम आपको लॉस हो जाता है तो ऐसे लॉस आप पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालोगे नहीं डालोगे? यस, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करते टाइम हमारे को लॉस हो गया, ठीक है, पर ये कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि सर ये वाला खर्चा आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कॉस्ट शीट में वही खर्चा आएगा, वही कॉस्ट हम डालेंगे जो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे एक प्रोडक्ट को बेचकर। बात समझ में आ गई? तो कॉस्ट शीट क्या है? कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हर अकाउंटिंग पीरियड में बनाई जाती है, जिसका पर्पस बनाने का टोटल कॉस्ट निकालना है और ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट बताना है। जो भी डाटा कॉस्ट शीट में डाला जाता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिया जाता है, चाहे आप उसको डे टू डे रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं, पर हर डाटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। वो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस्ट शीट में डाला जाएगा फाइनेंशियल से डाटा। अब कुछ लिस्ट हमें बता रखी है कि देखिए सर ये लिस्ट क्या है। उससे पहले हमने क्या कहा, ये मैंने हिंदी में लिख दिया और मैंने कहा भाई ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब है। इधर मैंने बताया भी है कि जैसे कि रॉ मटेरियल है तो वो डायरेक्ट मटेरियल के हेड में जाएगा, डायरेक्ट लेबर है तो डायरेक्ट लेबर के हेड में जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर है तो फैक्ट्री ओवरहेड के हेड में जाएगा। इज कॉल्ड ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, है ना। फैक्ट्री का रेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, शोरूम रेंट है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ये हो गई सर ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कि कौन सा खर्चा किसके हेड में जाएगा। ठीक है जी, कॉस्ट शीट का मतलब तो आप समझ गए हैं। यहाँ पर हमने बेसिक बातें भी करी है जो हम पहले भी बेसिक में पढ़ चुके हैं। जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं उनको जोड़ने पर बन जाता है प्राइम कॉस्ट, राइट। और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं उनको जोड़ने पर बन जाता है ओवरहेड। ये चीजें हमने बेसिक में डिस्कस कर ली थी। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी कॉस्ट शीट हम पढ़ते हैं, जब भी हम कॉस्ट शीट पढ़ते हैं वो हमेशा पहले चैप्टर के बाद पढ़ना चाहिए। पहला चैप्टर होने के बाद दूसरा कॉस्ट शीट होना चाहिए, ना कि दूसरा मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि कॉस्ट शीट एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर का पार्ट है, हर चैप्टर का पार्ट। सर अब कौन कौन से हेड्स होते हैं जरा बताइए। देखिए हमारे पास टोटल 6 हेड होते हैं। मेन जो 6 हेड हो गए, एक है मटेरियल का हेड, एक है डायरेक्ट लेबर का हेड, एक है डायरेक्ट एक्सपेंस का हेड, एक फैक्ट्री ओवरहेड का है, एक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हेड है। तो हमारे पास टोटल 6 हेड है। 6 हेड से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। 6 हेड से हमारे मतलब एक कॉस्ट शीट के अंदर 6 पर्टिकुलर हेड होते हैं, इसमें खर्चा हम पुट करते हैं। अभी हम फॉर्मेट देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कंसीडर कर लेंगे। अब सर ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के खर्चे हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आते हैं। कुछ ऐसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जैसे कि इनकम टैक्स।
अगर आप कोई इनकम टैक्स पे कर रहे हो, एक तो आपने इनकम टैक्स पे करा, फिर कह रहे हो कि इसको कॉस्ट शीट में डालो और कस्टमर से चार्ज करो, सही बात है या नहीं है? बेकार बात है भैया। आप इनकम टैक्स पे करो एक तरफ से और दूसरी तरफ से वही इनकम टैक्स कस्टमर से चार्ज कर ले रहे हो, ये चीज़ नहीं है। एक बात का दोबारा ध्यान रखो, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर कोई खर्चा आपने कॉस्ट शीट में डाल दिया, इसका मतलब होता है कि वो खर्चा आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हो और कस्टमर को जब वो प्रोडक्ट बेचोगे तो उससे चार्ज करो। तो सोच समझ कर डालना कि यार मैंने ये खर्चा कॉस्ट शीट में डाला है तो मतलब मुझे कस्टमर से चार्ज करना है, राइट? अब इनकम टैक्स में पे कर रहा हूं तो क्या मैं वो कस्टमर से चार्ज करूंगा? नहीं। इनकम टैक्स पे कर रहा हूं तो कस्टमर से चार्ज करेंगे। यार आपने शेयर होल्डर है और शेयर होल्डर को आप डिविडेंड दे रहे हो, तो डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट होता है। आपको प्रॉफिट हुआ, आपने अपने शेयर होल्डर को, ओनर को डिविडेंड बांट दिया। एक तरह से आप शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो, दूसरी तरफ से कस्टमर से चार्ज करो, ये कोई तरीका हुआ? तो ये सारे खर्चे हैं जो खर्चे कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे, इसका मतलब ये कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाएगा प्रोडक्ट को बेचकर। बात समझ में आई नहीं आई? बताओ सर। जैसे कि अगर आप अपने डिबेंचर या शेयर का रिडम्पशन कर रहे हो, रिडम्पशन मतलब उनका पैसा जो लिया था वो वापस कर रहे हो, और वापस करते वक्त आपने उनको प्रीमियम पे वापस करा। प्रीमियम का मतलब होता है कि 100 रुपए का शेयर खरीदा था, 100 रुपए उनसे लिए थे शेयर होल्डर से, और वापस करते टाइम 110 रुपए वापस कर रहे हो, प्रीमियम पे वापस कर रहे हो। तो ऐसे प्रीमियम पे अगर वो आपकी इच्छा है, वो कंपनी की इच्छा है, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो आप, दो, कस्टमर से चार्ज नहीं होगा, दो आप, लुटा दो मेरी तरफ से पूरी कंपनी। किसी भी टाइप का कैपिटल लॉस होता है वो कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाएगा, नहीं आएगा। लोन पर इंटरेस्ट, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो और बैंक से जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी नहीं आएगा कॉस्ट शीट के अंदर। कोई भी तरीके का डोनेशन दिया, मान लीजिए यहां से आपने डोनेशन दिया, अरे आज मैंने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन किया है, चलो डालो उसको कॉस्ट शीट के अंदर और चार्ज करो कस्टमर से प्रोडक्ट बेचकर। ऐसा थोड़ी होता है, मत दे भाई, नहीं देना तो डोनेशन। डोनेशन दे रहे हो, नहीं आएगा कॉस्ट शीट में। किसी भी टाइप का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, नहीं आएगा कॉस्ट शीट में। अगर आप शेयर और डिबेंचर पे डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, है ना, तो भी नहीं आएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर को कमीशन दे रहे हो, दे तू कमीशन, लुटा दे तू पूरी कंपनी अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर पे, नहीं आएगा कॉस्ट शीट के अंदर। इसके बाद अगर आप कोई कमीशन दे रहे हो अंडर राइटर को, अंडर राइटर कौन हो तो समझते हो? अभी समझाता हूँ, बाकी देखो। गुडविल का रिटर्न ऑफ और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी भी तो पता होगा, कंपनी खोलने से पहले के खर्चे को प्रीलिमिनरी कहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे, कंपनी के खोलने के खर्चे, जितने भी कंपनी के खोलने के खर्चे होते हैं प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और गुडविल को अगर हम रिटर्न ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल के राइट ऑफ करते हैं, तो रिटर्न ऑफ करते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। बैड डेब्ट के लिए आपने रिजर्व बनाया, नहीं आएगा। प्रीमियम पे आपने शेयर इशू करे, इनकम होती है, फायदा होता है, नहीं आएगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो, नहीं आएगा। ड्राइंग्स एंड और पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, नहीं आएगा। अंडर राइटर क्या होता है? सर देखिए, शेयर जब भी कंपनी बेचेगी तो सेबी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी ने एक रूल बना रखा है कि जब भी कोई कंपनी शेयर बेचेगी तो वो ब्रोकर के थ्रू ही शेयर बेच सकती है, अदरवाइज वो डायरेक्टली कंपनी शेयर नहीं बेच सकती। अब ब्रोकर दो टाइप के होते हैं। एक वो ब्रोकर होता है जो कहता है कि मैं जितने शेयर बिकवाऊंगा उसके बेस पे कमीशन लूंगा। दूसरा, एक वो ब्रोकर होता है जो कहता है कि देखो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको सारे शेयर बिकवा दूंगा, अगर नहीं बिके तो मैं खुद खरीदूंगा, पर आपके सारे शेयर बिक जाएंगे, फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। पढ़ा होगा आपने सब्सक्रिप्शन। आपने ये भी पढ़ा होगा कंपनी अकाउंट के चैप्टर के अंदर कि जब आपके 95% से कम शेयर सब्सक्राइब होते हैं तो आपको पूरा पैसा शेयर होल्डर को रिफंड करना होता है। नहीं पढ़ा? तो अगर 95% से कम शेयर होल्डर शेयर सब्सक्राइब होते हैं, आपने 1000 शेयर इशू करे और 950 शेयर सब्सक्राइब हो गए, तो फिर ठीक है। 950 से कम होंगे तो सारे पैसा रिफंड करना पड़ता है। तो अंडर राइटर का काम क्या होता है? मान लीजिए आप शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि देखो भाई मैं ज्यादा कमीशन लूंगा नॉर्मल ब्रोकर से। आपने कहा भाई क्यों लोगे ज्यादा कमीशन? मैंने कहा देखो आपके पूरे 100 के 100% सब्सक्राइब करूंगा। अगर मैंने बाहर नहीं बेच पाया, लेट्स सपोज कि मैं 600 ही बेच पाया बाहर और 400 नहीं बेचे, तो मैं खरीदूंगा, पर आपके फुल्ली सब्सक्राइब होंगे। इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, इस गारंटी की मैं एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूं। तो अंडर राइटर हूं मैं। कौन हूं? अंडर राइटर। मैं ब्रोकर नहीं हूं। ब्रोकर का काम क्या होता है? मैं भाई जितने बिकवाऊंगा उसके शेयर ले, उसका पैसा ले लूंगा, बस उसका कमीशन लूंगा, बाकी नहीं बिके तो तुम्हारा। मैंने 600 बिकवाए, 600 कमीशन दे देना भैया मुझे, बाकी 400 तुम देख लो अपना। तो ब्रोकर और अंडर राइटर में ये फर्क होता है। अंडर राइटर गारंटी लेता है पूरे 100% शेयर सब्सक्राइब कराने के लिए, इसका उसका कमीशन ज्यादा होता है। तो किसी भी टाइप का अंडर राइटर कमीशन अगर आप दे रहे हो तो उस केस के अंदर वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं माना जाएगा। सर 90% की रिक्वायरमेंट है, 95, अरे डियर
डियर, डियर। मैं यहाँ पर अकाउंट नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, कभी 95 होता है तो कभी 90, किसी टाइम पर वो 95 था, अब वो 90 हो गया होगा, हमें क्या मतलब। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कि किस तरीके से हमारे कॉस्ट शीट मेंटेन होती है, एंड फिर एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप फॉर्मेटिंग में देखेंगे तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखेंगे, कॉस्ट शीट। क्या हो गया, पर्टिकुलर्स। ये हो गया अमाउंट, और आ गया अमाउंट। तो सबसे पहले क्या आता है सर, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, सबसे पहला आ गया डायरेक्ट मटेरियल, फिर आता है डायरेक्ट लेबर, फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को ऐड करने के बाद बन जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री बोल लो या फिर वर्क ओवरहेड कह लो। ऐड करने के बाद जो निकल कर आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये दोनों एडजस्टमेंट ऐड और लेस करने के बाद क्या बचता है, इसको बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, इसको नेट फैक्ट्री कॉस्ट ना बोलो, एक बार यहाँ से लिखो लेस सेल ऑफ स्क्रैप। अगर कोई स्क्रैप हम बेच देते हैं तो उससे हमारा जो वेस्टेज है उसको हमने यहाँ से हटा दिया, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप लेस करने के बाद जो निकल कर आता है उसको हम कहते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये हो गया हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी, एक मिनट। ठीक है जी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो उसको ऐड करने के बाद जो निकल कर आएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम ये ऐड करेंगे, उसको ऐड करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। एक एडजस्टमेंट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और माइनस करते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। याद होना चाहिए आपको कौन फॉर्मेट। ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे फिनिश गुड का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, इसके बाद जो निकल कर आएगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं सेल। तो ये पूरा फॉर्मेट है दोस्तों, पूरा कॉस्ट शीट के अंदर, और इस फॉर्मेट को आपको अप्लाई करना है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एक एक का मतलब क्या है। सबसे पहले एक एक का मतलब समझते हैं। जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इसके बारे में तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, जितने भी डायरेक्ट नेचर के खर्चे होंगे उसको प्राइम कॉस्ट कहा जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आया, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करा। इसका लॉजिक मैं भी थोड़ी देर बाद आगे दूंगा, जब मैं एक एक चीज डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। ये सारी चीजें हमें डिटेल में एक बार डिस्कस करनी है फास्ट तरीके से। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करा। अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है, सेल ऑफ स्क्रैप बोले तो
कि मान लेते हैं आपका कोई प्रोडक्शन कर रहे थे और प्रोडक्शन करते-करते एक नॉर्मल वेस्टेज हो जाती है। ऑब्वियस है कि हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ वेस्टेज हो ही जाती है। तो उसको बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, मतलब जो स्क्रैप आया उसको हम बेच दिया कबाड़ी वाले को और कबाड़ी वाला कुछ पैसे हमें दे गया। तो वो हम कॉस्ट से डिडक्ट करते हैं क्योंकि वो कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि उसका पैसा हमारे पे आ गया ना। तो मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपकी कुछ वेस्टेज हो गई। तो सर जो वेस्ट आपने बेच दिया, कबाड़ी वाले को जो वेस्ट आपने बेच दिया, तो उससे आपको जो पैसा रिकवर हो गया, तो वो पैसा आप कस्टमर से चार्ज नहीं करते। इसलिए टोटल कॉस्ट में से आप कहते हो कि ये पैसा तो मेरे पे आ ही गया, इसके अलावा जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो मैं चार्ज करता हूँ। लेट्स सपोज ₹10 का पेन था, ठीक है? ₹10 का पेन था, ₹10 का पेन वेस्ट हो गया, मतलब खराब हो गया। अब मैंने इसको जब कबाड़ी वाले को बेचा तो मुझे ₹5 मिल गए। तो 5 मुझे मिल गए ना, तो 5 में नॉर्मल लॉस जो होता है कस्टमर से रिकवर करता हूँ। नॉर्मल लॉस का बर्डन किससे रिकवर होगा? कस्टमर से रिकवर होगा, बट उतना ही रिकवर होगा जितना आपका लॉस हुआ है एक्चुअल में। ₹10 का पेन का लॉस हुआ था, ₹5 कबाड़ी वाला मुझे देके चले गया, खरीद लिया और ₹5 का नेट लॉस हुआ, वही रिकवर करूँगा। तो टोटल जो ₹10 आपने ऐड कर रखे हैं ना मटेरियल के, उसमें से ₹5 लेस कर दो। सेल ऑफ स्क्रैप, वो स्क्रैप का पैसा जो आपने रिकवर कर लिया कहीं और से, तो वो कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाएगा, उसमें से आप लेस कर देंगे, कॉस्ट कम कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको मिल गया है। बाकी अमाउंट रिकवर करेंगे। इसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप आ गया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे जोड़े जाते हैं, तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है पहले ये समझ लो। देखिए मान लेते हैं मैंने 10,000 यूनिट बनाई, तो 10,000 यूनिट बनाने की मेरी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो आप क्या कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 10,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाए कि भैया 10,000 यूनिट बना रहा था, उसमें से मेरी जो 10,000 यूनिट है उसको बनाने की कॉस्ट को क्या कह रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहा हूँ। इसके बाद सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या, जो पिछले साल हमारे पास स्टॉक पड़ा था वो हमने इस साल यहाँ पर ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा अभी बता रहा हूँ आगे जाकर रीजन। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यहाँ से माइनस करा। मान लीजिए मेरे पास 2,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, मैंने हटा दिया। अब ये यूनिट नहीं बिक रही, तो कौन सी कितनी यूनिट बिक रही है, सिर्फ 8,000 यूनिट बिक रही है। तो कॉस्ट ऑफ सेल गुड सोल्ड का मतलब क्या है, जो यूनिट बिकने को तैयार है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। जो यूनिट बिकने को तैयार है, ये यूनिट बिकने को तैयार है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। ठीक है जी। और ये क्या, जितनी यूनिट बनाई उसको बनाने की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फर्क है, मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूं पर बेक 8,000 रही हूं, तो जो 10,000 यूनिट मैं बना रहा हूं उसकी कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है जी। पर जो 8,000 यूनिट मैंने बेकी, मैंने 10 में से 2 हटा दी, 8 ही बेक रहा हूं, जो 8,000 यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो फर्क है दोनों में। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी यूनिट, आपने 10,000 यूनिट बनाई इस साल, तो 10,000 यूनिट इस साल बनाने की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। उसकी पूरी कॉस्ट आएगी जो प्रोडक्शन कॉस्ट, और पर उसमें से आप 2,000 यूनिट नहीं बेच रहे, 8 ही बेच रहे हो, तो 8,000 यूनिट बेचने की जो कॉस्ट है, मैं 8,000 यूनिट बिकने को रेडी है, उसकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा गया। इसमें अब 8,000 यूनिट बेचूंगा तो 8,000 यूनिट बेचने पे जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा आएगा उसको जोड़ दूंगा, तो मतलब ये 8,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 8,000 यूनिट की बनाने की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये 8,000 यूनिट की बनाने की साथ में बेचने और भेजने की कॉस्ट है, मतलब टोटल कॉस्ट कह लो आप। तो 8,000 यूनिट जो बिकने को रेडी है उसकी टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं, और 8,000 यूनिट जो बिकने को रेडी है उसकी बनने की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। तो मतलब समझ में आना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल का। दोबारा एक लास्ट बार और बताता हूँ। मैंने 10,000 यूनिट बनाई, उसकी बनाने की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहूंगा क्योंकि मैंने टोटल इतनी यूनिट बनाई है। पर इसमें से 2,000 यूनिट मेरा स्टॉक बच गया, तो 8,000 बिकने को रेडी है। अब 8,000 यूनिट की कॉस्ट निकालो ना, तो आपने क्या करा, जो 10,000 यूनिट की कॉस्ट थी उसमें से 2,000 यूनिट की कॉस्ट हटा दी, तो 8,000 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। पर 8,000 यूनिट की तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसको बेचेंगे तो भेजने की और सेलिंग की खर्चा भी आएगा, तो उसको और जोड़ देना, तो 8,000 यूनिट जो बिकने को रेडी उसकी टोटल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल कहा गया। तो यह है दोस्तों आपके पास कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। एंड अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम डिस्कस करते हैं आपका क्या कहते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इनको डिटेल में। लेट अस डिस्कस इन डिटेल कि अब डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या जोड़ा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकाला जाएगा, डायरेक्ट लेबर कैसे निकालेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, क्या क्या खर्चे जोड़े जाएंगे फैक्ट्री एक्सपेंस में, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे आते हैं, है ना, और उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से खर्चे आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन, ये एक लिस्ट है, वो लिस्ट आपको दिखा दूंगा। बाकी इनके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत कि भैया
कौन कौन से डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालूंगा, लेबर कैसे निकालूंगा, साथ ही में ध्यान दीजिएगा इसका ये ऐड लेस क्यों करा जा रहा है और ये ऐड लेस क्यों करा जा रहा है। एक बार पूरा फॉर्मेट अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके फिर ये कंसेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके पास डायरेक्ट मटेरियल से। ठीक है जी, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। डायरेक्ट मटेरियल हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। ये मैंने आपको बेसिक की क्लास में बताया भी था कैसे निकालते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। बताओ सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर मैंने एक बात और बताई थी बेसिक की क्लास के अंदर कि परचेज जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो उसको लाने का खर्चा फैक्ट्री तक, जो कैरिज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड आपने दिया, वो भी आपका क्या माना जाएगा, वो भी आपका परचेज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट पे कंज्यूम किया जाएगा। मतलब पहले चैप्टर में जो पढ़ाया था मैंने, याद है? तो अब आपका मेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा डायरेक्ट मटेरियल का? ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज, मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया वो कैरिज इनवर्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो बन जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो सर यहां पर जब डायरेक्ट मटेरियल निकालोगे, यहां पर जब डायरेक्ट मटेरियल निकालोगे कॉस्ट शीट के अंदर, कॉस्ट शीट के अंदर जब डायरेक्ट मटेरियल निकालते हो तो उस डायरेक्ट मटेरियल को निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन कौन सा? फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था दूसरी क्लास में रॉ ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज, मतलब परचेज नेट रिटर्न माइनस करने के बाद, और रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। और जो भी अमाउंट निकल कर आएगा वो हम कहाँ पर डाल देंगे, कॉस्ट शीट के डायरेक्ट मटेरियल में डाल देंगे। इधर आ जाओ, देखो मान लीजिए आपका ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपये का, परचेज 50,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपये का। तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक 20,000 प्लस 50,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 40,000। मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर में डिस्कस करा हुआ है। अब सेम बाप 10 बार आएगा, 10 बार थोड़ी बनाऊंगा। ठीक है ना, फास्ट तरीके से हमें कोर्स करना है। ये सेम चीज मैंने पहले चैप्टर में बताई थी आपको कि क्यों ओपनिंग स्टॉक ऐड, परचेज ऐड और माइनस ये कैरेज इनवर्ड क्यों ऐड करते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको, राइट? सर अगर कैरिज इनवर्ड या फेर इनवर्ड है तो ऐड किया जाएगा। अगर कस्टम ड्यूटी है, मतलब इंपोर्ट टैक्स, अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हो तो वो ऐड करेंगे। और अगर आप कोई डिस्काउंट और रिबेट मिल रहा है तो वो डिडक्ट कर देना है। तो ये आपका है। तो मतलब अगर आप पूरा फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? देखो ओपनिंग स्टॉक बनेगा, बताता हूँ। सर ओपनिंग स्टॉक आ गया, प्लस परचेज आ गई, प्लस कैरिज इनवर्ड आ गया। अगर आपको कोई इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स दे रखा है जैसे कि कस्टम ड्यूटी, वो आ गई, ऐड कर देना। अगर आपको कोई डिस्काउंट या फिर रिबेट मिल रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट माइनस कर देना और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना। तो ये एक एडजस्टमेंट है जो आपको बीच में करनी है। इनमें से कुछ नहीं आता, सिर्फ ये आता है। फिर भी अगर आ गया पेपर के अंदर आ गया तो क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरिज इनवर्ड। और मान लो अगर आप सामान इंडिया के बाहर से खरीद के लेकर आ रहे हो तो टैक्स भी दिया होगा, तो वो भी तो रॉ मटेरियल के पार्ट है। भाई मैं रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ इंडिया के बाहर से, तो मैंने टैक्स दिया, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लाया बाहर से इंडिया के, तो जो टैक्स दे रहा हूँ वो भी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, दैट्स कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। और अगर आपको रिबेट मिल गई या कोई छूट मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई आपको डिस्काउंट दे दिया गया तो वो आप माइनस कर देना और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस होता ही है, राइट? समझ में आ गया? लेबर की और इंप्लॉय कॉस्ट कैसे निकालोगे? जो पहला आता है डायरेक्ट मटेरियल, फिर आ रहा है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल को कैसे करा आपने? डायरेक्ट मटेरियल को निकालने का तरीका मैंने अभी ऊपर बताया, लेट अस डिस्कस इन डिटेल में कि डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरिज इनवर्ड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो डायरेक्ट मटेरियल आएगा। तो कॉस्ट शीट बनाते टाइम पहले डायरेक्ट मटेरियल आता था, ठीक है, फिर आता है डायरेक्ट लेबर, फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और तीनों को जोड़कर बन जाता है प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड करते हैं वर्क ओवरहेड और उसमें आ जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर एडजस्टमेंट करते हैं ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी, आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो वही सीख रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल निकालते कैसे थे, अभी मैंने डिस्कस करा। अब डायरेक्ट लेबर कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट लेबर में कौन कौन सी पेमेंट जोड़ी जाएगी? तो अगर आप कोई वेजेस एंड सैलरी दे रहे हो, अगर आप बोनस दे रहे हो, अगर आप कोई इंसेंटिव दे रहे हो अपने वर्कर को, कोई ग्रेजुटी दे रहे हो, ओवर टाइम पेमेंट कर रहे हो, या एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन फंड हो रहा है ईपीएफ, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन फंड, एम्प्लॉय कह रहा हूँ, एम्प्लॉयर, जैसे कि पीएफ में, पीएफ के अंदर आप एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन फंड है वो आपके लिए बेनिफिट होता है ना? और अदर बेनिफिट, कोई भी आपको कंपनी, हमारी कंपनी लेबर को कोई बेनिफिट दे रही है तो कंपनी के लिए तो कॉस्ट हुई ना। तो कंपनी के लिए क्या क्या कॉस्ट है?
सैलरी देना, बोनस देना, इंसेंटिव देना, ग्रेजुटी देना, ओवर टाइम पेमेंट करना, पीएफ का पैसा देना कंपनी अपने बिहाफ पर जो दे रही है वो, एंड कोई अदर बेनिफिट दे रही है, इन सब को टोटल करेंगे तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी जो यहाँ पर आप ऐड करोगे कॉस्ट शीट के अंदर। सिंपल चीज़ है, और ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, लेबर कॉस्ट में पढ़ चुके हैं, ये पढ़ेंगे आगे जाकर, फास्ट ट्रैक में पढ़ेंगे, कोर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे निकालूंगा, ये वाला डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये वाला डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे निकलेगा, तो इसमें कौन कौन सी कॉस्ट ऐड की जाएगी, एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, वो खर्चे जो डायरेक्ट मटेरियल और लेबर छोड़कर है, वो सभी एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है, और ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या सर्विस रेंडर पे, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। सर कौन कौन से खर्चे यहाँ पर जोड़े जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में, जैसे कि पावर एंड फ्यूल का खर्चा जोड़ा जाता है, कई बार पावर एंड फ्यूल को फैक्ट्री ओवरहेड भी ट्रीट करा जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो आप नीचे एजम्पशन दे देना कि अगर आपने पावर और फ्यूल फैक्ट्री ओवरहेड माना है, तो आप नीचे एज्यूम कर देना कि मैंने ये माना हुआ है, ठीक है। पावर एंड फ्यूल का खर्चा कई बार उसको फैक्ट्री ओवर में भी डालती है इंस्टीट्यूट, पर यहाँ पर अभी डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है। रॉयल्टी अगर आपने पे करी है, रॉयल्टी का एग्जांपल भी दिया था मैंने, दिया था नहीं दिया था पहले वाले में, ध्यान नहीं, रॉयल्टी ऑन सेल, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि कोर्स इतनी बार पढ़ा चुका हूँ तो ध्यान नहीं आता कि कौन सी क्लास में गया। रॉयल्टी का क्या मतलब होता है, पहले वाले चैप्टर में दिया था मैंने इसका एग्जाम्पल रॉयल्टी के बारे में। पहले बताओ, अगर आप कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट खरीद रहे हो और उस स्पेसिफिक इक्विपमेंट खरीदने के लिए आपने कोई हायर चार्जेस पे करा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैं कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट खरीद रहा हूँ, कोई मशीन या कोई ऐसी चीज़ खरीद रहा हूँ जो मुझे उसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट से ही होगा, तो वो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और सॉरी उसके हायर चार्जेस आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अगर आप कोई टेक्निकल असिस्टेंस ले रहे हो, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया और आप किसी कंपनी से उस सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड नो हाउ, या टेक्निकल असिस्टेंस लेना चाहते हो कि कैसे सॉफ्टवेयर को चलाया जाएगा, तब बताओ, तो उस पर्टिकुलर पर्सन की जो फीस पे कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करा जाएगा। अगर आप कोई माउल्ड पैटर्न या पेटेंट रिलेटेड, मतलब एडवर्ट अनटेंजेबल एसेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, तो उसकी एमोटाइजेशन कॉस्ट भी हमारे लिए, जैसे टेंजेबल के लिए डेप्रिशिएशन होता है ना, ऐसी एमोटाइजेशन होता है इंटेंजेबल एसेट्स के लिए, उसकी एमोटाइजेशन कॉस्ट भी क्या मानी जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कतें आती है किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो कमेंट या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, नंबर है तो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या स्पेसिफिक डिजाइन, अगर आप कोई प्रोडक्ट का स्पेसिफिक डिजाइन बना रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट का स्पेसिफिक डिजाइन बना रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर, आप कोई प्रोडक्ट का स्पेसिफिक डिजाइन बना रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर उसको स्पेसिफिक डिजाइन बनाने की जो कॉस्ट है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। वैसे जनरली तो प्रोडक्ट मैं बनाता ही बनाता हूँ, पर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसकी मुझे स्पेसिफिक डिजाइनिंग करानी पड़ रही है, तो उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजाइनिंग को हम क्या कहेंगे, उसकी कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आप बनाते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, तो इस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस दोस्तों ये सब चीज़ है। मुझे स्टूडेंट बता रहे हैं कि रॉयल्टी के बारे में मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बता दिया था, ठीक है जी। और फिर भी अगर नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक। चलिए, अब सर ये वाली चीज़ है ना, आप थोड़ा-सा इसको देख लीजिए कि कौन-कौन से सारी मैंने लिस्ट लिखवा रखी है कि ये सारे खर्चे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड है। एक बार आप इनको पढ़ेंगे क्योंकि ये काम आएँगे हमारे प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम ये हमारा काम आएगा। ये एक बार पढ़ना, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन-कौन से खर्चे जोड़े जाएँगे, पढ़िए ज़रा। कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर, इनको याद करना पड़ेगा आपको, और ज़्यादातर रिलेटेड टू फैक्ट्री है। तो मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ खर्चे दे रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा खर्चा कौन से हेड में आएगा। तो ये सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड के हेड में आपसे पूछे जाते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटी,
इनडायरेक्ट मटेरियल, ड्राइंग एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट, एक्स कॉस्ट, ये सारे एक बार पढ़ना है आपको। नोट्स में शेयर कर दूंगा, ये सारे पढ़ना है और ये चीज़ आपके फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट माना जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट डब्ल्यूआईपी। पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की भी देख लो एक बार। मतलब ये मैं आपको नोट्स दे दूंगा तो आपको ये याद करना है। मेरे को देखो अब इसमें मैं क्या बताऊं, मेरे को ये बताना है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो। मैंने ये पेड क्लास में भी, हमारी पेड क्लास हो तो उसमें भी मैं लिखवाता हूँ बस कि देखो ये वाले खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, और सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। फिर स्टूडेंट से पूछता हूँ कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए आप मेरे से, तो वो पूछ लेते हैं कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो बता देता हूँ। मतलब ये एक लिस्ट है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से खर्चे आने चाहिए। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे, वो यहाँ पर आ जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, और कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर ली। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो स्टूडेंट कह रहा है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट जो है वो हमेशा ज़्यादा क्यों आता है कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास कुछ गुड्स पहले से पड़े हैं। यही इसका जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही इसका जवाब है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड वहाँ पर जोड़ा जाता है। ओपनिंग स्टॉक को डब्ल्यू फिनिश गुड जोड़ा जाता है तो वो बढ़ जाता है, इस वजह से उधर ज़्यादा करता है। अब मुझे आपको 2-3 बातें बतानी है जो इंपॉर्टेंट है। सर आपने देखा होगा कि हम ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी, आपने अभी देखा था कि ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी हम ऐड करते हैं और ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी हम लेस करते हैं, है ना। ये देखा था आपने। इसका क्या लॉजिक है, क्लोजिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि जो यूनिट अभी बनी ही नहीं वो हम कस्टमर को बेच नहीं पाएंगे। और कॉस्ट शीट का सीधा सीधा लॉजिक ये है कि जो यूनिट बन गई है और बिकने को रेडी है वही कॉस्ट हम कस्टमर से चार्ज करेंगे, उसी की कॉस्ट चार्ज करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या है? वो यूनिट जो पिछले साल डब्ल्यूआईपी थी तो इस साल वो पूरी बन गई होगी, पहले उसको बनाया होगा। तो जो यूनिट पिछले साल डब्ल्यूआईपी थी आज उसको पहले बनाया होगा। तो जो यूनिट पिछले साल डब्ल्यूआईपी थी उसको आज कंप्लीट होगी होगी, इस साल कंप्लीट होगी होगी तो इस साल बिकी भी होगी। इसलिए ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी हम ऐड करते हैं क्योंकि इस साल वो पूरी कंप्लीट होगी होगी और बिकने के लिए रेडी है, तो हम उसको जोड़ देते हैं उसकी कॉस्ट को। पिछले साल नहीं जोड़ी थी। पर मान लीजिए जो इस साल हम बना रहे हैं और हमारा डब्ल्यूआईपी रह गया, साल के आखिरी दिन कुछ यूनिट पूरी बनने से रह गई है, तो ऐसे केस के अंदर क्योंकि ये इस साल बनी ही नहीं तो बिकेगी भी नहीं, जिस साल ये बिकेगी उस साल इसकी कॉस्ट को जोड़ा जाएगा। तो पहला लॉजिक आपको क्लियर हो गया कि ओपनिंग स्टॉक को डब्ल्यूआईपी हम ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि पिछले साल ये ऐड नहीं हुई है, क्योंकि पिछले साल ये पूरी बनी नहीं थी। तो पिछले साल जब ये बनी नहीं थी तो पहले इस साल आकर पहले ये बनाऊंगा ना, जो पिछले साल की अधूरी यूनिट है पहले उसको बनाया जाएगा। तो जो पिछले साल अभी कंप्लीट नहीं हुई थी तो पहले उसको बनाऊंगा, और उसको बनाऊंगा तो वो इस साल पूरी कंप्लीट होगी होगी और पूरी कंप्लीट होगी तो इस साल उसकी कॉस्ट हम जोड़ेंगे। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ये इस साल कंप्लीट होगी होगी और इस साल कस्टमर को बेची जाएगी। तो जिस साल कंप्लीट हुई और जिस साल कस्टमर को बेची जा रही है उसी साल उसकी कॉस्ट ऐड करेंगे। पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये इस साल बना रहा था नहीं बनी, अगले साल कंप्लीट होगी तो उसकी कॉस्ट भी अगले साल ऐड करी जाएगी। इस साल जो आपने ऐड कर रखी है उसको माइनस करेंगे। कहाँ ऐड कर रखी है, मटेरियल में ऐड कर रखी है, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। पहला लॉजिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपने एक एडजस्टमेंट और देखी थी। सर कौन सी एडजस्टमेंट देखी थी? आपने एक एडजस्टमेंट और देखी थी कि हम ना क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड भी ऐड करते हैं और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये हम ऐड करते हैं और ये हम माइनस करते हैं। पूरा लॉजिक वही है, पूरा लॉजिक वही है। जो यूनिट बन गई, अब फिनिश गुड का मतलब है बन गई है,
पर बिकी नहीं, बिकने को रेडी नहीं है। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का क्या मतलब है? वो यूनिट जो अभी बन तो गई है, इस साल कंप्लीट तो हो गई है, सारा खर्चा हो भी गया, फिनिश गुड भी बन गई है, पर ये बिक नहीं रही, मेरे गोडाउन में पड़ी हुई है। अब जो यूनिट बिकी नहीं रही उसका खर्चा क्यों ऐड करूं यार मैं? तो बात सही है नहीं है? अब जो यूनिट मेरे गोडाउन में पड़ी है, मेरी बिकी नहीं रही, तो कस्टमर से उसका पैसा चार्ज करूं? नहीं, जिस दिन वो बिकेगी उस दिन चार्ज कर लेना। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या है? वो यूनिट जो कंप्लीट हो गई है पर अभी इस साल नहीं बिकी, वो अगले साल बिकेगी, तो इस साल इसकी कॉस्ट में से माइनस करो, हटाओ उसकी कॉस्ट, और अगले साल जब ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो वहां जाकर ऐड कर देना। वही कंसेप्ट इसका है। पिछले साल जो फिनिश गुड नहीं बिका तो पिछले साल उसकी कॉस्ट में नहीं जोड़ा होगा, पर जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा वो इस साल का ओपनिंग रहा होगा, तो जो पहले की यूनिट पड़ी है पहले उनको बेचूंगा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है पहले उनको बेचूंगा, राइट। और जब मैं उनको इस साल बेच रहा हूं तो इस साल ही कॉस्ट में ऐड करना चाहिए। तो देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इसलिए हम ऐड करते हैं। बताइए सर, बताइए सर, जल्दी से बताइए, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? वो स्टूडेंट जो रिकॉर्डेड में देख रहे हैं और उनको दिक्कतें आ रही है तो वो मुझसे पूछ लेना मैसेज कमेंट करके, ठीक है सर। मान लीजिए ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो रही है तो कमेंट कर देना, और मान लीजिए ये बच्चों के पास डायरेक्टली पहुंच रही है तो मुझसे मैसेज करके पूछ लेना अगर कोई डाउट आता है। जबकि फास्ट ट्रैक बैच कब देखना चाहिए? जब हमारा कोर्स एक बार कंप्लीट हो चुका है, हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तब फास्ट ट्रैक बैच का। फास्ट ट्रैक में होता क्या है? रिवाइज करते हैं हम, बट कॉन्सेप्ट कभी रिवाइज करते हैं, कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करते हैं फास्ट ट्रैक के अंदर। तो मैंने आपको यही ऐसे ही बताया था, लाइव वाले स्टूडेंट बताएंगे क्या मैंने आपको ऐसे ही बताया था क्लास के अंदर? यस, ऐसे ही पढ़ाया था मैंने क्लास के अंदर, बट स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया था, डिटेल में अच्छे से धीरे 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 करके पढ़ाया था। यहाँ थोड़ी तेजी में निकला है, तभी तो फास्ट हुआ। नहीं तो फास्ट ट्रैक बैच का नाम फास्ट बड़ा क्यों? अच्छा, तो अब मुझे एक चीज बता दो सर, अब मैं कुछ डाउट्स ले रहा हूँ। इतना ही है चैप्टर और कुछ है ही नहीं? इतना ही है सर और कुछ नहीं है? नेक्स्ट क्लास के अंदर आप मुझसे डाउट पूछ लेना, जो मैंने ये लिस्ट लिखवाई है ना, फैक्ट्री एंड ओवरहेड के, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसके मुझसे आप डाउट सेशन ले लेना, डाउट पूछ लेना मुझसे। और क्या कहते हैं, डाउट मतलब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि सर ये ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन क्या है, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा, तो कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ लेना, और कोई दिक्कत है तो वो पूछ लेना, आप मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है सर। फिर जाकर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जो प्रैक्टिकल आ गया ना तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आज की चर्चा हम यहीं पर ख़त्म करेंगे दोस्तों, और आज हम समाप्त करते हैं। कॉसिट में कुछ है था नहीं, मैंने मीनिंग पढ़ाया, मैंने फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करा, फॉर्मेट में क्या आइटम आनी चाहिए थी और क्या नहीं आनी चाहिए थी वो आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, कुछ एडजस्टमेंट थी, वो ऐड क्यों हो रही है, लेस क्यों हो रही है, वो बताया आपको मैंने, ऐड क्यों कर रहे हैं WIP को, लेस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा कि लिस्ट देखी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से खर्चे आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से खर्चे आएंगे, ये सारी चीज़ें लिस्ट देखी, और इसमें इतना ही है। कॉस्ट शीट बच्चे को तभी समझ में आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करता है, हालांकि कुछ नहीं है इसके अंदर। पेड क्लास में भी ये 2 क्लास के अंदर खत्म हो गया था कॉन्सेप्ट, फिर सारी क्लास लगी है क्वेश्चंस के अंदर, तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस में ही सारा क्लास लगेगी। ठीक है जी, चलिए, तो कहानी यहाँ पर खत्म हो गई है। आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, अब मैं तुम्हारे डाउट ले लेता हूँ। पहला डाउट आता सर, कैरीज आउटवर्ड क्या होता है? देखिए, कैरीज आउटवर्ड का मतलब है जब मेरा प्रोडक्ट बन गया है, फिनिश गुड बन गया है, और मैं उसको बाहर कस्टमर को बेचने के लिए भेज रहा हूँ, तो जो किराया है ना भेजने का, वो कैरीज आउटवर्ड है। दूसरा आ गया है सर, फाइनेंस कॉस्ट, कॉस्ट शीट में आएगी। फाइनेंस कॉस्ट बोले तो इंटरेस्ट, राइट, जो बैंक को आपने पे किया है, राइट। इंटरेस्ट जो डिबेंचर आप लोन पे आपने पे करा है, ये नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिखवाया है कि कुछ ऐसा आइटम जो कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आते हैं, अगर देख लो, ये रहा। तो अगर आपने इंटरेस्ट पे करा है लोन पे, बैंक का इंटरेस्ट पे करा है, डिबेंचर, ये आपका कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होता, तो फाइनेंस कॉस्ट यही हुआ। कैरीज आउटवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल सर, यार एक बात बताओ, मैं रॉ मटेरियल को कैरीज आउटवर्ड क्यों करूंगा? अब खुद बताओ, रॉ मटेरियल लाया हूं प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर आउटवर्ड क्यों भेजूंगा? इनवर्ड आएगा ना।
पहले आप रॉ मटेरियल लेकर आओगे, फिर उसको आप वापस भेजोगे, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई। परचेज रिटर्न करेंगे तो वो लेस करा जाएगा डियर, वो कंसीडर नहीं करते कैरिज आउटवर्ड, वो कस्टमर से चार्ज थोड़ी करेंगे। जैसे परचेज रिटर्न हम लेस कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते, वैसे ही सर कैश डिस्काउंट माइनस होगा डायरेक्ट मटेरियल में? नहीं नहीं, कैश डिस्काउंट का मतलब ये हुआ परचेज, परचेज जो होगी ना नेट परचेज वो आएगी। नेट परचेज का मतलब जो आपको खर्चा पे करना पड़ा। लेट्स सपोज कि आपने मटेरियल खरीदा 5,000 रुपये का और आपको 1,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल गया, तो आपको जेब से कितना पे करना पड़ा? 4,000 ना, तो परचेज में 4,000 आएगा। ऑलरेडी माइनस होकर आया होता, अलग से माइनस नहीं करना पड़ता हमें। और बताओ। हो गया जी, बस 10 मिनट में मिलते हैं फिर से। मॉड्यूल में लिखा है माइनस नहीं होता। क्या माइनस नहीं होता? कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता, अलग से नहीं होता। मैं भी तो ये कह रहा हूँ भाई, मैंने क्या अलग कहा? मैंने भी तो ये कहा माइनस नहीं होता, ऑलरेडी माइनस होके आया होता है। 5,000 रुपये का आइटम है, आपने 1,000 रुपये का कैश डिस्काउंट आपको मिल गया, तो आपको परचेज कितनी की पड़ी? 4,000 की ना, तो 4,000 ही शो करेंगे, अलग से क्यों माइनस करोगे? अगर आपको फिर भी कैश डिस्काउंट, जो परचेज दे रखी होती है ना डियर, वो वही परचेज होती है जो आपकी जेब से गया होता। अब अलग से आपको 1,000 रुपये कैश डिस्काउंट दे दिया, ऐसे दे रखा है, आपने परचेज करी, आपने परचेज करी 5,000 रुपये की, 1,000 का कैश डिस्काउंट मिल गया, तो आपको परचेज दे रखी है 4,000। तो जो क्वेश्चन में परचेज दे रखी होती है वही दे रखी होती है, फिर अलग से कैश डिस्काउंट दे दिया 1,000 रुपये, ऑलरेडी माइनस कर तो दिया, अब आगे बात दोबारा क्यों करेंगे? एक बार भी माइनस नहीं होता, गलत है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। एक बात मुझे बताओ, अब खुद लॉजिकली समझो, मेरे को परचेज पड़ी है 5,000 रुपये की, मैं खरीद के लाया हूँ सामान, और 1,000 मेरी जेब से गए 4,000 रुपये, तो खर्चा कितना हुआ मेरी जेब से? 4,000 ना, तो कस्टमर से कितना लूंगा? 5,000 रुपये। सर अभी चैप्टर चल रहा है और अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हम न्यू चैप्टर को कॉन्सेप्ट में कैसे लिखेंगे? नई कॉपी बना लो यार, इतना की झंझट है, एक 20-30 वाली नई कॉपी बना लो। जो भी रात को क्लास होती है, रात को ज़्यादा चैप्टर नहीं होंगे, सिर्फ 2 या 3 ही चैप्टर होंगे, तो उनके लिए वो नई कॉपी में कंसिडर कर लेना। 8 बजे क्लास है। इनकम टैक्स नहीं आएगा भाई, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, इनकम टैक्स नहीं आएगा। चले भैया, और कोई डाउट है? ठीक है भाई, डिनर टाइम। अरे कहाँ का डिनर टाइम, खाते खाते क्लास देखनी है, अभी तो बाद क्लास है, ठीक है? चलो, क्लास कैंसिल कर रहा हूँ। जब तक मैं 10 मिनट क्या करूँ, एक वीडियो बना लेता हूँ। जीएसटी ऐड होगा क्या? हाँ, जीएसटी ऐड होगा, जीएसटी ऐड किया जाएगा। आप जब मटेरियल, अरे वसीम कैसी बातें करो यार, मटेरियल चैप्टर पढ़ाया था तो नहीं निकाली थी कॉस्ट ऑफ मटेरियल? अरे यार तुम भी ऐसी बातें करोगे तो कैसे चलेगा, बताओ बताओ। जिस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो ऐड नहीं किया जाएगा, जिस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा वो ऐड होगा। बताया नहीं था? कितना चर्चा करी थी हमने इस बारे में? ए यार, बातें, बिरयानी खिलाओ यार, तुम वहाँ खराब हो गया यार। तुम भी ऐसी बातें करोगे, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। चलो, बाय बाय। बिरयानी फेमस है भाई इनकी, दिखाओ, मज़ा आ जाता है। मैं रोज़ खाता हूँ बिरयानी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। 10 मिनट में मिलते हैं, नहीं 10 मिनट, 8 मिनट में।
ठीक है? बाय-बाय, टेक केयर।